नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दा आज का। बात करेंगे बिहार में, और बिहार में जिस तरीके से चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाते नजर आ रहे हैं। अब जिस तरीके से चिराग पासवान लेटरल एंट्री को लेकर यहाँ पर विरोध करते हैं, वक्फ बोर्ड को लेकर विरोध करते हैं, वहीं विपक्ष जिस तरीके से जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहा है तो उनका समर्थन दे देते हैं। वहीं लगातार कई ऐसे मुद्दे हैं जो अब चिराग पासवान अपनी सरकार को लेते हुए घेरते हुए नजर आ रहे हैं। 2.5 महीने ही हुए हैं इस सरकार को बने हुए, और 2.5 महीनों में ही आखिरकार जो अपने आप को प्रधानमंत्री का हनुमान कहते थे, वो हनुमान इतनी जल्दी कैसे बदल सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। और सभी के मन में ये सवाल जग जाहिर होता नजर आ रहा है कि आखिरकार चिराग पासवान करना क्या चाह रहे हैं, और बार बार वो अपनी ही सरकार के फैसलों का विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या कारण हो सकता है। इसका एक कारण ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से अब ये सरकार बनी है, ये सहयोगी दलों के साथ मिलकर बनी है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई, जिसके साथ देखा गया कि सहयोगी दलों के साथ मिलकर ये सरकार बनी। क्या ये एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि सहयोगी दलों को ये लग रहा है कि उनके बिना ये सरकार जो है वो गिर जाएगी। चिराग पासवान भी क्या उन्हीं में आ जाते हैं। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, माही से जानने की कोशिश करेंगे। माही, क्या लगता है, लगातार चिराग पासवान अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं। चिराग पासवान वक्फ बोर्ड के मुद्दे को उठाते हैं, वहीं यूपीएससी लेटरल एंट्री को लेकर भी सवाल खड़े कर देते हैं, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला बदलने की बात करते हुए नजर आते हैं। तो जिस तरीके से चिराग पासवान अब बार बार अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या चिराग पासवान जल्द ही एनडीए का साथ छोड़ेंगे? क्या चिराग पासवान जल्द ही इंडिया गठबंधन में शामिल होते नजर आएंगे? क्या लगता है आपको? हाँ, देखिए शालिनी, ये तो नहीं कहा जा सकता कि चिराग पासवान इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो चिराग पासवान जिस तरीके से बगावती सुर अपना रहे हैं, लगातार कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर खुलकर बात कर रहे हैं। जब आप उत्तर प्रदेश में देखा कि जब योगी आदित्यनाथ के ऊपर केशव प्रसाद मौर्य ने शिकंजा कसना चालू किया, तो उन्होंने ये पहले ही बोल दिया था कि सरकार से बड़ा संगठन है, और कहीं ना कहीं चिराग पासवान को भी वही चीज फॉलो करनी चाहिए। और बिहार में भी आप देखिए, जातीय जनगणना का मुद्दा जिस जोर शोर से विपक्षी पार्टी ने उठाया था, उतने ही जोर शोर से चिराग पासवान भी उठा रहे हैं। तो विपक्षी पार्टी और चिराग पासवान में अंतर क्या रह गया? लेटरल एंट्री का मामला आपने देखा, उसका भी मुद्दा उठाते हुए नजर आए। जातीय जनगणना, आरक्षण और भारत बंद को भी जिस तरीके से चिराग पासवान सपोर्ट करते हुए नजर आए, उनके चाचा जो है पशुपति पारस, वो भी सपोर्ट करते हैं। और जिस तरीके से विकास के मुद्दों को लेकर और फिर स्पेशल पैकेज को लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसकी काउंटिंग अभी करना शायद मुश्किल हो जाएगा। पासवान ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की भी बात कही थी। जी बिल्कुल, वहां पर देखिए, वहां पर भी उनको ये लग रहा था कि अगर हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं तो शायद नीतीश कुमार का जो झुकाव है चिराग के साथ आता हुआ नजर आएगा। और देखिए, वही देखने को भी मिला 2020 में जिस तरीके से नीतीश और चिराग के बीच अनबन हुई थी, वो कहीं ना कहीं दूरियां जो है इस बार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग के बाद मिटती हुई नजर आई। दोनों एक दूसरे के साथ आते हैं, मीटिंग करते हैं, तो उससे ये साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं अब एक क्लोजनेस आ रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार अपनी मुख्यमंत्री की जो जिम्मेदारी है वो चिराग पासवान को सौंपते हुए नजर आए, क्योंकि उनके बेटे निशांत ने जिस तरीके से मना कर दिया था कि वो मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बैठेंगे, ऐसे में दोनों की क्लोजनेस कहीं ना कहीं इसी बात की तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अभी देखा जाए जिस तरीके से चिराग पासवान पूरे बगावती मूड में नजर आ रहे हैं, मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान को अचानक से इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ जाता है कि इन तमाम मुद्दों पर वो बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस उनको कहीं ना कहीं इस बार की जो सीटें, लोकसभा सीटें 5 सीटें जीती हैं, उसका कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन अब देखिएगा कि यहाँ पर जिस तरीके से सालनी सम्राट चौधरी को डाउन कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने या फिर नीतीश कुमार ने, वही हाल चिराग पासवान का भी होने वाला है। क्योंकि अगर बार बार आप सरकार के खिलाफ जाएंगे, या तो सरकार से बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है, और नहीं तो दूसरी तरफ आप अपनी पार्टी को लेकर अलग हो जाएंगे, और फिर मुकेश सहनी वाले हालात कहीं ना कहीं उत्पन्न होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि
इसके पहले भी जब उनके पिता रामविलास पासवान इंडिया गठबंधन के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं ना कहीं 2014 में मजबूरी में गठबंधन में आते हैं। अगर चिराग पासवान भी उसी रास्ते पर चलते हुए नजर आते हैं तो वो दिन दूर नहीं रहेगा कि जिस तरीके से उनको सक्सेस मिली है उसी तरीके से डाउनफॉल होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान को सोच समझकर तमाम मुद्दों को उठाना चाहिए। सरकार के खिलाफ जाकर वो वैसे भी कोई काम नहीं कर सकते हैं। जब नीतीश कुमार ने रेल मंत्रालय की मांग रखी, भारतीय जनता पार्टी ने उसको इतने अच्छे तरीके से कबूल नहीं किया, लेकिन कहीं स्पेशल पैकेज के तौर पर कहीं ना कहीं बिहार को बड़ा तोहफा दिया। तो ऐसे में अगर चिराग पासवान भी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो शायद भारतीय जनता पार्टी उनको अपनी पार्टी में रखकर तवज्जो देते हुए नजर आएगी। लेकिन इस तरीके से बगावती सुर अपनाने से मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके का फायदा उनको होने वाला है। बिल्कुल, यहाँ पर जब सरकार बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी को डर ये सता रहा था कि नीतीश कुमार कहीं बागी सुर ना अपना ले और नीतीश कुमार यहाँ एनडीए का साथ छोड़ के इंडिया गठबंधन में ना शामिल हो जाए। लेकिन नतीजे यहाँ पर कुछ और ही नजर आ रहे हैं। जहाँ नीतीश कुमार यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के हर एक फैसले का समर्थन कर रहे हैं। लल्लन सिंह ने देखा गया तो साफ तौर पर समर्थन किया था कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उन्होंने स्वागत किया था उस फैसले का। वहीं चिराग पासवान यहाँ पर बगावत सुर अपना रहे हैं। चिराग पासवान उनके खिलाफ बोल रहे हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी उन्होंने ये कह दिया था कि हम इसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान से ये उम्मीद जो है भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जताई थी। अभी हाल फिलहाल में पशुपति पारस ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के कई सियासी मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं कि ये जो मुलाकात है ये इसलिए भी बताई जा रही है कि जिस तरीके से चिराग पासवान बागी सुर अपना रहे हैं, क्या ऐसे में अब चिराग पासवान की जगह पशुपति पारस को दी जा सकती है, उनके चाचा को दी जा सकती है। क्योंकि आम चुनावों में पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई थी। पांचों की पांचों जो सीट है बिहार की वो चिराग पासवान को सौंप दी गई थी। ऐसे में क्या पशुपति पारस को अब चिराग पासवान की जगह मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है? माही, क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान जिस तरीके से उनके अब सुर बदल रहे हैं, ऐसे में पशुपति पारस और प्रिंस राज दोनों का मुलाकात करना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ संदेशा जाता है कि अब प्रिंस राज को पशुपति पारस आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे चिराग पासवान भी युवा चेहरे हैं और वहीं प्रिंस राज भी युवा चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी का वर्चस्व जनाधार बचाने के लिए समीकरण बदल सकते हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से आरजेडी से जब पप्पू यादव अलग हुए थे, आरजेडी ने दरकिनार कर दिया। कांग्रेस पार्टी भी गठबंधन की वजह से कहीं ना कहीं पप्पू यादव को खुलकर सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब पप्पू यादव एक बीच का रास्ता निकालते हैं, पूर्णिया से जीत दर्ज कर लेते हैं। अब देखिए उनकी दोनों पार्टियों में पैठ बनती हुई नजर आती है। वहीं बीमा भारती इस पार्टी से उस पार्टी में जाती है, उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। वही चीज आप देखिएगा कि यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है कि जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार अब इस तरीके से अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो एक वैल्यू थी वो शिफ्ट होकर कहीं ना कहीं पशुपति पारस और प्रिंस राज की तरफ जा सकती है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा चिराग पासवान को भुगतना पड़ सकता है। अगर उसी रणनीति पर चलते हैं, अगर या उनके पास कोई प्लान भी है कि आने वाले फ्यूचर में वो अपनी पार्टी को आगे ले जाएंगे, अकेले ही इंडिविजुअल ही इंडिपेंडेंट ही जाकर वो सीएम पद के लिए चुनते हुए नजर आएंगे, तो शायद हो सकता है कि चिराग पासवान उसमें काफी हद तक कामयाब हो जाए अगर ये तमाम मुद्दों को उठाते हैं। लेकिन मुद्दे उठा देने से आप सरकार की नीतियों को नहीं बदल सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ये चाह लेगी कि ये मांग को नहीं मानना है तो कहीं ना कहीं उनको पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा देगी और उनकी मांगों को भी पूरा नहीं किया जाएगा जिस तरीके से विपक्ष उठाता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में किसी तरीके का कोई फायदा नहीं है, बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। और कहीं ना कहीं अमित शाह की जो मुलाकात है पशुपति पारस और प्रिंस राज की, उसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। अगर वो अकेले ही चुनावी मैदान में उतरते हैं और कहीं ना कहीं 2-4 सीटों पर अगर उनको मुनाफा देखने को मिलता है तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उनका जेडीयू से समीकरण अलग हो जाएगा और वो फिर पशुपति पारस के दम पर कहीं ना कहीं 2-4 सीटें और कोई एक पद ऑफर करके उसको अपने खेमे में लेकर जेडीयू के ऊपर या एनडीए के ऊपर एक दबाव बना सकते हैं। बिल्कुल, अब यहाँ पर कयास कई लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को लेकर विचार विमर्श करती हुई नजर आ रही है, चिंतित नजर आ रही है और कुछ रणनीति बनाती हुई नजर आ भी रही है या नहीं। ऐसे में यही देखना होगा कि चिराग पासवान जिस तरीके से फैसलों के खिलाफ जा रहे हैं, क्या चिराग पासवान
भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे भी या नहीं, या इसी तरीके से जो सुर अपना रखे हैं इन्हीं सुरों में आगे चलेंगे और एक बार नतीजा फिर ये देखने को मिल सकता है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान की जगह पशुपति पारस को दे दे। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 News।